नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मिर्जा महाविद्यालय में कार्यरत। तो मौर्य साम्राज्य में आगे बढ़ते हुए आज जो अपन टॉपिक करेंगे उसका नाम है अशोक का धम्म। ठीक है, आप लोग लिखो अशोक का धम्म। अशोक का धम्म। अशोक के धम्म सैनिक विजयों से संबंधित नहीं है। अशोक का धम्म सैनिक विजयों से संबंधित नहीं है, बल्कि एक आदर्शवादी राजा की कहानी कहता है। सैनिक विजयों से संबंधित नहीं है, बल्कि एक आदर्शवादी राजा की कहानी कहता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अशोक के धम्म में सामाजिक व्यवहार के नियम स्थापित किए गए। अशोक के धम्म में सामाजिक व्यवहार के नियम स्थापित किए गए ताकि समाज में एकता स्थापित की जा सके। सामाजिक नियम स्थापित किए गए ताकि समाज में एकता लाई जा सके। अब इसके बाद अगला पैराग्राफ है, अशोक के द्वारा धम्म को क्यों अपनाया गया। वाई ही अडॉप्टेड धम्मा। अशोक के द्वारा धम्म को क्यों अपनाया गया, कारण क्या थे, क्या जरूरत पड़ गई अशोक को एक अलग प्रकार की नीति अपनाने की। तो उसमें सबसे पहला कारण है सामाजिक और आर्थिक कारण, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। पहला है सामाजिक और आर्थिक कारण। इसमें लिखो, शहर के अस्तित्व में आने के पश्चात समाज कड़े धार्मिक नियमों से तंग आ चुका था। शहरों के अस्तित्व में आने के पश्चात समाज कड़े धार्मिक नियमों से तंग आ चुका था। क्योंकि क्या होता है, शहर वाले लोगों को आजादी चाहिए होती है ज्यादा। कड़े धार्मिक नियमों से तंग आ चुका था। अतः वे नियमों में ढिलाई चाह रहे थे। फिर इसी में आगे लिखो, कई क्षेत्रों में विजय के पश्चात अशोक ने कई जनजातियों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। अतः समाज में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई। फिर इसी में आगे लिखो, वर्ण व्यवस्था एक जटिल समाज चाहता था। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, एक जटिल समाज चाहता था, किंतु व्यापारिक गुटों के हित विपरीत थे। कई सारे निम्न वंश के लोगों ने अन्य धार्मिक संप्रदाय को अपना लिया। कई सारे निम्न वंश के लोगों ने
अन्य अन्य धार्मिक संप्रदायों को अपना लिया। अतः समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। अतः समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और अशोक की जो धम्म की नीति थी इसी तनाव को दूर करने का तरीका थी। धार्मिक क्षेत्र में, इसमें आगे लिखो, धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी गई। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी गई। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी गई धार्मिक क्षेत्र में, क्योंकि व्यवस्था बदल रही थी शहर आने के पश्चात, और उसी के ही अनुरूप देखो, नई जरूरतों के अनुरूप ही बौद्ध और जैन धर्म आए और नई जरूरतों के अनुरूप ही अशोक अपना धम्म की नीति लेके आया कि कुछ अलग करना है, क्योंकि व्यवस्था धीरे धीरे बदलती जा रही है, शहरों का आगमन हो चुका है। फिर आगे लिखो, राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े भूभाग पर मौर्य साम्राज्य, राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े भूभाग पर मौर्य साम्राज्य की पकड़ बन गई। राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े भूभाग पर मौर्य साम्राज्य की पकड़ बन गई। बहुत बड़े भूभाग पर मौर्य साम्राज्य की पकड़ बन गई। अतः विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न आस्थाओं वाले लोगों को एक धागे में पिरोए रखना एक बड़ी चुनौती थी। एक धागे में पिरोए रखना एक बड़ी चुनौती थी। एक धागे में पिरोए रखना एक बड़ी चुनौती थी। इस समस्या का उत्तर या तो सैनिक बल से दिया जा सकता था। इस समस्या का उत्तर या तो सैनिक बल से दिया जा सकता था या बल का कम से कम इस्तेमाल करते हुए लोगों को वैचारिक स्तर पे प्रभावित करना। कम से कम बल का इस्तेमाल करते हुए लोगों को वैचारिक स्तर पे प्रभावित करना, यानी सैनिकों का उपयोग न करते हुए लोगों के विचारों में बदलाव लाना, एक प्रकार की वैचारिक क्रांति लेके आना, लोगों की सोच में बदलाव लाना, सांस्कृतिक विजय की तरफ जाना युद्ध की विजय की बजाय। तो अशोक ने इस नीति को अपनाया कि क्यों ना लोगों के जो तौर तरीके हैं, जो उनका व्यवहार है, उनमें बदलाव लाया जाए ताकि वो एक साथ मिलकर रह सके और जो साम्राज्य को जो भी चुनौती मिलती है विद्रोही से, वो खत्म हो जाए। आगे लिखो आप, अशोक का धम्म कल्याणकारी राज्य, अशोक का धम्म कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का ही एक तरीका था। अशोक का धम्म कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का ही एक तरीका था। फिर आगे लिखो, वह अपनी जनता का भौतिक और नैतिक विकास चाहता था। वह अपनी जनता का भौतिक और नैतिक विकास चाहता था।
फिर आगे लिखो, वह अपने साम्राज्य को संगठित करना चाहता था। वह अपने साम्राज्य को संगठित करना चाहता था नैतिक तरीकों के माध्यम से। वह अपने साम्राज्य को संगठित करना चाहता था नैतिक तरीकों के माध्यम से। इसके बाद आप आगे लिखो, धम्म की व्याख्याएं। अगला पैराग्राफ है धम्म की व्याख्याएं, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने धम्म को अलग अलग, इसकी अलग अलग व्याख्या की है। धम्म की व्याख्याएं पश्चिमी इतिहासकारों के द्वारा धम्म को धर्म माना गया है। धम्म को धर्म माना गया है और यह कहा गया है कि अशोक एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। और यह कहा गया है कि अशोक एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। लेकिन वास्तव में धम्म का संबंध केवल कर्तव्यों से है। राष्ट्र धर्म से है, पितृ धर्म से है। कर्तव्यों से, राष्ट्र धर्म से है, पितृ धर्म से है। राष्ट्र के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है जनता की, पिता के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है, राजा के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है, राजा की जनता के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के आचार व्यवहार का एक कोड ऑफ कंडक्ट था धम्म, एक धर्म नहीं था। अशोक ने व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन अशोक का प्रशासन धर्मनिरपेक्ष रहा है। अतः विभिन्न धर्मों में कोई भेदभाव नहीं किया। अगर अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता, तब वह बौद्ध संघ का इस्तेमाल करता, न कि धम्म महामात्र की नियुक्ति करता। कहने का मतलब यह है कि जो अशोक का धम्म है वो मात्र बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जरिया नहीं था। धम्म एक अलग चीज है, बौद्ध धर्म से कहीं ऊपर उठ के है धम्म का मतलब है विभिन्न संप्रदायों के बीच में एकता स्थापित करना। इसमें केवल बौद्ध धर्म के बारे में बात नहीं की है धम्म के अंतर्गत। ये कहना गलत है कि क्योंकि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था इसलिए उसने धम्म के माध्यम से बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य किया। ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो वह उसका व्यक्तिगत निर्णय था,
उसने अपने निर्णय को समाज के ऊपर कभी थोपा नहीं कि मेरा बौद्ध धर्म है तो सभी जनता का भी बौद्ध धर्म होना चाहिए। धम्म के अंदर सभी धर्मों के बारे में बात की है, कि बौद्ध धर्म के बारे में बात नहीं की है। इसमें जो एस्थेटिक लोग होते हैं, साधुओं के बारे में बात की है, ब्राह्मण धर्म के बारे में बात की है, पुजारियों के बारे में बात की है, भिक्षुओं के बारे में बात की है, तो सभी धर्मों के बारे में से बात की है। ये कहना गलत है कि जो धम्म है वो मात्र बौद्ध धर्म को फैलाने का एक जरिया था। अगर अशोक को बौद्ध धर्म को फैलाना होता तो वो किसका इस्तेमाल करता? बौद्ध संघ का इस्तेमाल करता। बौद्ध संघ एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन था उस समय में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, लेकिन इसने एक नए पद का सृजन किया, धम्म महामात्रा, धम्म की नीतियों को फैलाने के लिए, न कि बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। ठीक है, लिखो धम्म महामात्रा। धम्म महामात्र के कर्तव्य, धम्म महामात्र के कर्तव्य सभी संप्रदायों के प्रति थे। धम्म महामात्र के कर्तव्य सभी संप्रदायों के प्रति थे। ठीक है, फिर आगे लिखो, हालांकि कुछ अभिलेख मिले हैं, हालांकि कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें अशोक अपने आप को, हालांकि कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें अशोक अपने आप को बौद्ध धर्म को मानने वाला बताता है। अशोक अपने आप को बौद्ध धर्म को मानने वाला बताता है, बौद्ध धर्म को मानने वाला बताता है। और संघ और संघ के प्रति और संघ के प्रति अपना नजरिया, संघ के प्रति अपना नजरिया भी अभिलेखों में लिखवाता है, और संघ के प्रति अपना नजरिया भी अभिलेखों में लिखवाता है। लेकिन वास्तव में वह बौद्ध संघ के प्रति, लेकिन वास्तव में वह बौद्ध संघ के प्रति अपनी व्यक्तिगत संबंध के बारे में कहता है। लेकिन वास्तव में वो बौद्ध संघ के प्रति अपने व्यक्तिगत संबंध के बारे में कहता है, बौद्ध संघ के प्रति अपने व्यक्तिगत संबंध के बारे में कहता है। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म सामाजिक जिम्मेदारियों, अशोक का धम्म सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है। अशोक का धम्म सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है। और अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव उसका व्यक्तिगत मामला है। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव उसका व्यक्तिगत मामला है। जैसे D.R. भंडारकर, इतिहासकार का नाम है, जैसे D.R. भंडारकर ने कहा है, जैसे D.R. भंडारकर ने कहा है कि धम्म का उद्भव बौद्ध धर्म से हुआ है। जैसे D.R. भंडारकर कहता है कि धम्म का उद्भव बौद्ध धर्म से हुआ है, और यह बौद्ध धर्म का एक साधारण संस्करण है, और यह
बौद्ध धर्म का एक साधारण संस्करण है, इट्स अ सिंपल वर्जन ऑफ बुद्धिज्म। और यह बौद्ध धर्म का एक साधारण संस्करण है, लेकिन अन्य इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। लेकिन अन्य इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। लेकिन अन्य इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। जैसे रोमिला थापर, रोमिला थापर धम्म के पीछे का मुख्य उद्देश्य, जैसे रोमिला थापर धम्म के पीछे का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता मानती है। धम्म के पीछे का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता मानती है। फिर आगे लिखो, एक अन्य इतिहासकार J.F. फ्लीट, J.F. FLEET, जैसे J.F. फ्लीट इतिहासकार का नाम है, J.F. फ्लीट FLEET, जैसे J.F. फ्लीट धम्म को एक आचार संहिता मानता है, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे J.F. फ्लीट धम्म को एक आचार संहिता मान्यता है, जिसमें राजकीय अधिकारियों की जिम्मेदारियों को वर्णित किया गया है, जिसमें राजकीय अधिकारियों की जिम्मेदारियों को वर्णित किया है, जिसमें राजकीय अधिकारियों की जिम्मेदारियों को वर्णित किया है। अतः धम्म राजधर्म के बारे में बात करता है, राजधर्म यानी अधिकारियों की जिम्मेदारी। अतः धम्म राजधर्म के बारे में बात करता है। फिर आगे लिखो, आर के मुखर्जी धम्म को विभिन्न धर्मों का निचोड़ मानते हैं। आर के मुखर्जी धम्म को विभिन्न धर्मों का निचोड़, क्रक्स ऑफ ऑल रिलीजन। आर के मुखर्जी धम्म को विभिन्न धर्मों का निचोड़ मानते हैं। फिर आगे लिखो, R.S. त्रिपाठी, रमाशंकर त्रिपाठी, R.S. त्रिपाठी कहते हैं कि अशोक का धम्म विश्वव्यापी प्रकृति का है। अशोक का धम्म विश्वव्यापी प्रकृति का है, जिसका कहीं पर भी, जिसका दुनिया में बिना किसी समस्या के कहीं पे भी अनुकरण किया जा सकता है। जिसका बिना किसी समस्या के दुनिया में कहीं पे भी अनुकरण किया जा सकता है। यूनिवर्सल नेचर है, विश्वव्यापी प्रकृति है। धम्म का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, क्योंकि इसमें जनरल बातें कही है कि लोगों का आचार व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, माता पिता के बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने गुरु के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहुत जनरल बातें मुख्यतः धम्म के अंदर की है। तो आज अपन ने बात की है इसके व्याख्याओं के बारे में। कल बात करेंगे इसकी विषय वस्तु क्या है, धम्म के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद धम्म की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि धम्म को किस प्रकार से फैलाया गया अशोक के द्वारा, और लास्ट में इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जाइए।